अपनी टर्मिनली इल गर्लफ्रेंड के इलाज के पैसे भरने के लिए मैं दिन में फूड डिलीवरी करता था और रात में एक स्ट्रीट बारबेक्यू स्टॉल चलाता था ताकि उसके सर्जरी के पैसे जल्द से जल्द जमा हो सकें। लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक दिन क्या होने वाला है। तभी अचानक एक दिन मेरे घर के बाहर एक दो नहीं बल्कि पूरी 12 रोल्स रॉयस गाड़ियां आकर रुक गई। तब मुझे पता चला कि जिसे मैं एक आम लड़की समझ रहा था वो बीजिंग की एक बहुत बड़े बिलियनर फैमिली की इलेजिटिमेट बेटी है। वो अपने साथ सब कुछ समेट कर चली गई, यहाँ तक कि मेरे फ्लैटमेट को भी अपने साथ ले गई और मुझे वहीं अकेला छोड़ दिया। वहां खड़े एक रिपोर्टर ने शिया जीनियन से पूछा कि ये आदमी जो आपके सामने खड़ा है ये आपका क्या लगता है? सोचो जरा, उसने कितना बेरुखी से जवाब दिया। उसने कहा, बस एक केयर गिवर है जो इन दिनों मेरी देखभाल कर रहा था। इसके बाद वो गांगचंग की सबसे बड़ी इट गर्ल बन गई जिसे सब इज्जत से देखते थे, और मैं घूम गया और उसकी सबसे बड़ी राइवल से शादी कर ली। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब हमारी वेडिंग नाइट को शिया जीनियन ने मुझे किडनैप करवा लिया। उसने मेरा कॉलर पकड़ा और गुस्से में पूछा, तुमने उस बैदसूरत चुड़ैल से शादी क्यों की? मैंने कहा, क्योंकि उसने मुझे कभी एक मामूली केयर गिवर की तरह ट्रीट नहीं किया। शिया जीनियन ने ताना मारते हुए कहा, क्या एक जवान मर्द को बस इतना ही चाहिए? मैंने सर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे बस इतना ही चाहिए। जिस दिन शिया फैमिली शिया जीनियन को लेने आई, उस गाली में जहां से मैं रोज घर जाता था पूरी 12 रोल्स रॉयस लाइन से खड़ी थी। हर तरह के कैमरा लिए रिपोर्टर्स ने पूरी अपार्टमेंट बिल्डिंग को घेर रखा था। रात को स्टॉल बैंड करने के बाद मैं अपनी बारबेक्यू कार्ट अंदर नहीं ले जा पा रहा था, इसलिए मुझे पैदल ही जाना पड़ा। मेरे पड़ोसी चेन वे ने मुझे देखा, मेरे कंधे पर हाथ रखा और उत्साह में बोला, जिंग चेन भाई, तेरी तो किस्मत खुल गई। तेरी गर्लफ्रेंड जीनियन एक्चुअली शिया फैमिली की छोटी प्रिंसेस है। पुराने मिस्टर शिया ने लोगों को यूजे लेने भेजा है। अब तू भी उसके साथ जाकर एक आशीष वाली जिंदगी जी सकता है। मैं अभी शौक में ही था कि तभी शिया जीनियन एक बड़ी भीड़ के बीच से नीचे उतार कर आई। मैंने उसे पहले कभी इस रूप में नहीं देखा था। इस सीजन की सबसे नई डिजाइनर कुचर ड्रेस पहने हुए एक स्लिम और ग्रेसफुल फिगर और एक शाही अंदाज, बिल्कुल किसी रोमांस ड्रामा की अमीर लड़की की तरह। उसके ठीक बगल में मेरा फ्लैटमेट जी बोड़ा खड़ा था। जब शिया जीनियन ने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में पहले जैसा प्यार नहीं था, बल्कि एक अमीर और अंचे पद पर बैठे इंसान का घमंड था। एक तेज नजर वाले रिपोर्टर ने उससे पूछा, मिस शिया, आपके सामने खड़े इस आदमी के साथ आपका क्या रिश्ता है? शिया जीनियन ने मुझसे अपनी नजर पूर्ण रूप से हटा ली और ठंडपन से बोली, बस एक केयर गिवर है जो इन दिनों मेरी सेवा कर रहा। टी हाँ। यह सुनकर सभी पड़ोसियों की सांसें अटक गई, क्योंकि उन्होंने अक्सर मुझे शिया जीनियन के लिए सामान खरीदते और उसे एक्सरसाइज कराते देखा था। सबको पता था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। अचानक सभी की तरस भारी और मजाक उड़ाने वाली नजरें मुझ पर टिक गई और मैं सुन पड़ गया। मैंने अपने 10 युआं के टी शर्ट, 20 युआं के कैनवस शूज और अपने ठाके हुए चेहरे को देखा। मैं सच में एक केयर गिवर जैसा ही लग रहा था। लेकिन मैंने 5 साल तक शिया जीनियन की देखभाल की थी। अगर वो मुझे अपना पड़ोसी भी कह देती तो मुझे इतनी शर्मिंदगी नहीं होती। जब मैं सबसे आगे वाली गाड़ी के पास गया तो शिया जीनियन ने जी बोड़ा के लिए कार का दरवाजा खोला था और उसे अंदर बैठने को कह रही थी। तभी अचानक उसे कुछ याद आया और वो मेरी तरफ घूमी और बोली, तुमने इतने समय तक मेरी देखभाल की है, अपनी कोई भी ख्वाहिश बताओ, मैं इसे तुम्हारे इनाम के रूप में पूरा कर सकती हूँ। चेन वे ने तुरंत मुझे कोहनी मारी और कहा, जल्दी कर, ये तेरा मौका है। उसे बोल कि वो तुझे भी अपने साथ ले चले। लेकिन मैं बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा और नम होकर अपने हाथ में दवाइयों का थैला हिलाते हुए बोला, क्योंकि तुम्हें टर्मिनल कैंसर नहीं है तो पिछले सालों में जो पैसे मैंने तुम्हारी दवाइयों पर खर्च किए हैं, क्या वो तुम मुझे वापस करोगी? हाँ, और रहने का खर्चा भी जोड़ो तो कुल मिलाकर 5,98,000 युआं होते हैं। मैंने अपना फोन निकाला और कैलकुलेटर पर जल्दी से नंबर्स टैप करते हुए वो अमाउंट उन्हें बता दी। आसपास के सभी लोग धीरे से हंसने लगे और मेरा मजाक उड़ाने लगे कि मैं कितना छोटी सोच वाला हूँ। शिया जीनियन की जो वेल्थ है उसके सामने 5,98,000 युआन कुछ भी नहीं है। अगर मैं ज्यादा मांगता तो वो मुझे 59.8 मिलियन युआन भी दे देती। शिया जीनियन ने अपनी भावें सिकोड़ी और एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ मुझे देखा, लेकिन फिर उसने अपने असिस्टेंट को मुझे एक चेक के देने को कहा। मैंने उस पर एक नजर डाली। वो 6 लाख युआं का था, यानी जितना मैंने मांगा था उससे 2,000 ज्यादा। जी बोड़ा ने उसकी बाण पकड़ी और मेरी तरफ देखकर बोला, जिंग चेन, जीनियन तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिल दिखा रही है। उसने तुम्हें वही दिया जो तुमने मांगा, लेकिन अब तुम दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया से हो। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम जीनियन के बारे में किसी से भी कुछ बुरा नहीं बोलोगे। शिया जीनियन ने भी मेरी तरफ देखा और अपने होंठ भींचे और बोली, मैं नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि तुम्हारा मेरे साथ कोई लेना देना था। मैं समझ गया, उसे मुझसे घिन आ रही कि वो डर रही थी कि मैं मीडिया को बता दूंगा कि वो कभी मेरी गर्लफ्रेंड थी। मैंने कहा, चिंता मत करो, मैं नहीं बताऊंगा। ऐसी एहसान फरामोश गर्लफ्रेंड का होना वैसे भी कोई गर्व की बात नहीं है। शिया जीनियन चली गई और देखने वालों की भीड़ भी छत गई। सिर्फ चेन वे, जो आमतौर पर मेरा सबसे पक्का दोस्त था, गुस्से में वहीं रुका रहा। उसने कहा, जिंग चेन, क्या तुम पागल हो? 6 लाख युआं से तुम क्या ही कर लोगे? इससे तो एक अपार्टमेंट भी नहीं आएगा।
मैंने पीली पड़े चेहरे से उसकी तरफ देखा और कहा, लेकिन उसका मुझ पर बस इतना ही उधार था। उससे प्यार करना मेरा अपना फैसला था, उसकी देखभाल करना भी मेरी अपनी मर्जी थी। अगर मैंने गलत इंसान से प्यार किया तो मैं इसका नतीजा भुगतने को तैयार हूं। चेन वे ने एक आं भारी, मेरे सर पर थपकी मारी और मुझे बेवकूफ़ कहा। जब मैं घर पहुंचा तो शिया जीनियन का सारा सामान समेटा जा चुका था। जी बोड़ा की जल्दबाजी एक तूफान की तरह आई थी और वो एक ऐसा बिखरा हुआ घास छोड़ गए थे जिसे साफ करने की किसी ने तकलीफ नहीं उठाई। मैंने पूरी रात स्टॉल चलाया था और सुबह सुबह हॉस्पिटल जाकर शिया जीनियन की दवाइयां भी लाया था। इस वक्त मैं इतना थक चुका था कि काउच पर गिर गया और मेरे अंदर एक मसल हिलाने की भी ताकत नहीं थी। कैट पंगुआ मेरे सामने बैठी थी, अपना सर टेढ़ा करके म्याऊं म्याऊं कर रही थी। ये एक स्ट्रे कैट थी जिसे मैंने सड़क से उठाया था। मैं यूज खाना खिलाने के लिए उठा और साथ ही साथ मैंने घर को भी साफ किया। शाम को मैंने रोज की तरह अपना स्टॉल लगाया। शिया जीनियन के बिना मेरे खर्चे सच में बहुत कम थे। मेरी स्पेंडिंग हैबिट्स के हिसाब से 6 लाख युआन मेरे लिए 20 साल तक जीने के लिए काफी थे। लेकिन मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ, मेरा अपना एक घर। यूनिवर्सिटी टाउन के बाहर स्नैक स्ट्रीट पर जितने भी स्टॉल्स लगते हैं उन सब में मेरे बारबेक्यू स्टॉल का बिजनेस सबसे अच्छा चलता है। वो सारे जवान कॉलेज स्टूडेंट्स मेरे स्टॉल पर खाना खाना पसंद करते हैं। एक दिन अचानक एक फैशनेबल कपड़े पहनी हुई औरत मेरे स्टॉल पर आई और बोली, बॉस, मुझे 5 लाम्ब स्क्यूअर्स और 10 लाम्ब किडनीज दे दो। मैं आमतौर पर एनर्जेटिक यंग कॉलेज स्टूडेंट्स को सर्व करने का आदी हूँ, इसलिए ये पहली बार था जब मैंने किसी ऐसी औरत को सर्व किया जो साफ तौर पर एक अमीर खानदान की लड़की लग रही थी। मैं खुद को यूज 2-3 बार एक्स्ट्रा देखने से नहीं रोक पाया। उसका फिगर बहुत अच्छा था। मेरा अंदाजा था कि वो लगभग 1.7 मीटर स्टॉल होगी। उसके फीचर्स बहुत सुंदर थे और एक मासूम सा वाइब था। वो बहुत ही गुड लुकिंग थी, बड़े वेवी बाल और डबल आईलिड्स के साथ। उसके फेशियल स्ट्रक्चर में एक शार्प यूरेशियन मिक्स लुक था। वहां गाली के एंट्रेंस पर, जो ज्यादा दूर नहीं था, एक सिल्वर ग्रे पोर्शे कायन खड़ी थी जिसके लाइट्स ऑन दी और एक ड्राइवर अंदर बैठा था। वो शायद इसी का वेट कर रहा था। मैंने बहुत सारी रोमांस नॉवेल्स पढ़ी हैं, इसलिए मेरे दिमाग में तुरंत वही घिसापिता प्लॉट आया जहां एक अमीर लड़की अपने कॉलेज जाने वाले यंग बॉयफ्रेंड के लिए स्क्यूअर्स खरीदती है। बिल्कुल वैसा ही थर्ड रेट स्टोरी लाइन। मैंने एक बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, समझ गया, आप यहाँ खाएंगी या पैक करवाएंगी? मुझे लगा वो जरूर पैक करवाएगी, इसलिए मैंने पहले ही टेक आउट बॉक्सेस निकाल लिए थे। लेकिन उस अमीर लड़की ने कहा कि वो यहीं खाएगी। फिर मेरे शॉक एक्सप्रेशन को इग्नोर करते हुए वो सुकून से एक सीट पर बैठ गई। उसने कुल मिलाकर 300 युआन से ज्यादा का खाना ऑर्डर किया था। मैंने खाना ग्रिल किया और जैसे जैसे बांटा गया उसे सर्व करता गया। जब मैंने सब कुछ ग्रिल कर लिया तो मैं थकान से पूरा पसीने पसीने हो चुका था और उसने एक तूफान की तरह सारा खाना चैट कर दिया। उसने कहा, ये बहुत टेस्टी हैं, तुम्हारी कुकिंग स्किल्स कैसी हैं? मैं सुन रह गया और अपनी नाक की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या आप मुझसे पूछ रही हैं? मैं कुकिंग में काफ़ी अच्छा हूँ। स्टॉल शुरू करने से पहले मैंने एक प्रोफेशनल शेफ के रूप में ट्रेनिंग भी ली थी। जैसे ही उस अमीर लड़की ने यह सुना, उसने तुरंत अपने एलवी बैग से एक बिजनेस कार्ड निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, क्या तुम मेरे घर पर मेरे पर्सनल शेफ बनने में इंटरेस्टेड हो? मैंने कार्ड उठाया और देखा, उस पर लिखा था, लियू रुयान, प्रेसिडेंट ऑफ HD ग्रुप। मेरा एक्सप्रेशन अजीब हो गया। मैंने कहा, मिस लियू, आप मुझे अपना शुगर बेबी बनाने की कोशिश तो नहीं कर रही हैं ना? उसने कहा, मंथली पे 1 लाख युआन होगा। मैंने तुरंत बदल कर कहा, ऑफ कोर्स मैं जानता हूं कि मिस लियू डेफिनेटली वैसी इंसान नहीं है। 1 लाख युआन, राइट? मैं कल से ही काम शुरू कर सकता हूं। ऐसा नहीं था कि मैं हार मान रहा था। बात बस इतनी थी कि पे बहुत ही जरूरी और अच्छी थी। आपको समझना होगा, यंजिंग जैसी जगह पर जहां जमीन का 1-1 इंच सोने के भाव मिलता है, वहां एक घर खरीदने के लिए इस स्टॉल से होने वाली कमाई से तो मुझे शायद मारते दम तक काम करना पड़ता। अगले दिन मैं कार्ड लेकर इंटरव्यू के लिए लियू फैमिली की विल्ला पर नच गया। लियू रुयान ने खुद दरवाजा खोला। उस यंग वुमन ने ग्रे रंग का स्पोर्ट्स वेयर पहना था। वो अभी बाहर से रन करके वापस आई थी। जब उसने मुझे लोहे के गेट के सामने खड़े देखा तो उसने खुद लॉक खोला और मुझे अंदर ले गई। वो अपनी बाहें सिकोड़े हुए मेरे आगे आगे तेज कदमों से चल रही थी। मैं अपने कदम धीरे करके उसके पीछे चलने लगा। लियू फैमिली का मानशन बहुत बड़ा था। गेट से लिविंग रूम तक चलने में ही 7-8 मिनट्स लग गए। मैं चलते चलते आसपास का जायजा ले रहा था और खुद को उससे थोड़ा अलर्ट रख रहा था कि कहीं ये कोई मलिशियस फीमेल स्कैमर ना हो। तभी अचानक एक जोर का थूड़ हुआ और मेरा चेहरा उसकी डेलिकेट पीठ से टकरा गया। एक मीठी सी खुशबू मेरी नाक में समाई। मैंने घबराकर उसके कंधे को संभाला और माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी मिस लियू, मैंने जानबूझकर नहीं किया। लियू रुयान का पेशेंस आखिरकार खत्म हो गया। वो घूमी और मेरी तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ी स्कैमर हूँ? मैंने हैरानी से देखा और पूछा, क्या आप नहीं हैं? लियू रुयान गुस्से में हंसी। उसने अपना हाथ ऐसे उठाया जैसे मुझे मारने वाली हो, लेकिन फिर रोक लिया। उसने बस इतना कहा, मुझे बार बार मिस लियू कहना बंद करो, मुझे अच्छे से देखो और बताओ मैं कौन हूँ। मैंने पास आकर देखा, अपना सर हिलाया और कहा कि मैं नहीं पहचानता।
उसने सिक किया और बोली, तुम सच में मुझे नहीं पहचानते? मैंने कहा, मैं तो बस एक बारबेक्यू बेचने वाला लड़का हूँ। मैं आप जैसी अमीर खानदान की लड़की को कैसे जानूंगा? आपने शायद किसी गलत इंसान को पहचान लिया है। मुझे पता था कि महीने के 100 के देने वाली इतनी अच्छा जॉब अचानक बिना किसी वजह के मेरे झोली में नहीं गिर सकती। लगता है ये अमीर लड़की की आंखें कमजोर हैं और इसने मुझे कोई और समझ लिया है। लियू रुयान ने अपने दांत पीस और एक अजीब सी स्माइल के साथ बोली, टोंग जिंगचन, अगर तुमने फिर से कहा कि तुम मुझे नहीं जानते तो देखो, जब इस अमीर लड़की को गुस्सा आता है तो उसके पूरे शरीर से एक आइसी चिल निकलने लगती है। मैंने सबकॉन्शियस में अपनी गार्डन पीछे की और उस वुमन के पूरे और सुंदर चेहरे को गौर से देखने लगा। तभी मेरे दिमाग में एक आग से जला हुआ और स्कार्स से भरा चेहरा फ्लैश हुआ। अगर उस चेहरे के सारे स्कार्स हटा दिए जाएं। मैं अचानक चौंक गया। मुझे लगभग तुरंत ही रियलाइज हो गया कि वो कौन है। फिर मैं घूमा और जितना तेज हो सके वहां से भागा। अगले ही सेकंड उसने मेरा रिस्ट पकड़ लिया और मुझे जोर से पीछे खींचा। मेरी पीठ वॉल से टकरा गई। लियू रुयान का चेहरा मेरी आंखों के बिल्कुल सामने जूम इन हो गया। उसने मुझे अपने शरीर और वॉल के बीच में ट्रैप कर लिया और ऊपर देखते हुए बोली, टोंग जिंगचन, अब भाग कर दिखाओ। मैं चाहते हुए भी नहीं भाग सकता था क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्लोज थे। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर फील हो रही थी और मैंने 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि कहीं यूज ना लगे कि मैं उसका फायदा उठा रहा हूं। एक्चुअली शिया जिनियन से पहले मेरी एक और गर्लफ्रेंड थी। जिस समर मैं 17 साल का हुआ था, हमारी क्लास में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आई थी जिसका नाम जियांग वान था। उसके पूरे चेहरे पर जालकर बड़े बड़े स्कार्स बने हुए थे। मेरे सारे क्लासमेट्स उसे डांटते थे और जानबूझकर उसे अलग रखते थे। कैफेटेरिया में कोई उसके बगल में बैठने की भी हिम्मत नहीं करता था। सब लोग पीठ पीछे उसे अगली फ्रीक बुलाते थे। उसके डेस्कमेट ने सीट बदलने की रिक्वेस्ट की थी, ये कहते हुए कि उसके चेहरे को देखकर उस नाइटमेयर्स आएंगे। टीचर के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने क्लास से पूछा कि क्या कोई इसका डेस्कमेट बनना चाहता है। उस लड़की की पेले उंगलियां डेस्क के एज को कुरेद रही थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो अंदर से कितनी नर्वस थी। जब बाकी सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल शांत रहे और उसका डेस्कमेट बांधने से मना कर दिया, तब मैंने थोड़ा झिझकते हुए अपना हाथ उठाया। पूरी क्लास तुरंत जोर से हंसने लगी। चलो टोंग जिंगचन को इसका डेस्कमेट बांधने दो, ट्रैश किड और एक अगली फ्रीक, ये तो एक परफेक्ट मैच है। उस समय मुझे अडॉप्ट करने वाली दादी जिंदा थी। दादी कचरा चंकर मेरा गुजारा करती थी। उनका बोझ हल्का करने के लिए मैं भी क्लास के बाद ट्रैश कैंस में से बॉटल्स कलेक्ट करता था ताकि दादी की मदद हो सके। मेरे क्लासमेट्स मुझसे नफरत करते थे, कहते थे कि मुझसे बदबू आती है। हाई स्कूल के पहले साल से ही मैं हमेशा एक अलग डेस्क पर अकेले बैठता था। टीचर मेरी सिचुएशन जानते थे, इसलिए उन्होंने क्लास को मेरा मजाक उड़ाने के लिए बहुत डांटा था। लेकिन आप लोगों को ऊंची आवाज में बोलने से रोक सकते हो, उनके दिमाग में चलने वाली सोच को नहीं रोक सकते। वो अभी भी पीठ पीछे मुझे टांग करते थे और उन्होंने मेरा नाम ट्रैश किड रख दिया था। बस पाल मैंने उनके सारे मजाक उड़ाने वाली हंसी को इग्नोर किया, अपनी शर्ट का कोना मरोड़ा और नर्वसली जियांग वान से पूछा, क्लासमेट जियांग वान, क्या तुम चाहोगी कि मैं तुम्हारा डेस्कमेट बनूं? मैं डर रहा था कि कहीं वो भी मेरी बदबू से नफरत ना करे, लेकिन जियांग वान ने अपना सर जोर से हिलाया और बोली, जब तक तुम नहीं डरते मुझे बहुत खुशी होगी। इसके बाद हम एक साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगे। मुझे पता चला कि जियांग वान बहुत स्मार्ट थी। वो हमेशा पूरी ग्रेड में सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाती थी। वो मुझे स्कूल वर्क में हेल्प करती थी और मैं उसके लिए अपनी दादी के हाथ के बने जोंगजी ला था। जब स्कूल के बाहर के गुंडों ने उसे परेशान किया तो मैंने एक बेसबॉल बैट उठाया और उनसे लड़कर उसे बचाया। जब मेरे पास खाने के पैसे नहीं होते थे तो वो मुझे अपनी पॉकेट मनी का आधा हिस्सा दे देती थी। हाई स्कूल के आखिरी साल में उसने अचानक मुझसे अपने प्यार का इजहार किया और मुझसे कहा कि मैं भी उसके साथ उसी कॉलेज में अप्लाई करूं। हमने एक साथ सिंघुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी जाने का वादा किया था। मैंने उसका कन्फेशन एक्सेप्ट कर लिया और सिंघुआ और पेकिंग यूनिवर्सिटी को अपनी टॉप चॉइस में डाल दिया। लेकिन एप्लीकेशन डेडलाइन की ठीक पहली रात को मैं एक 5 स्टार होटल में पार्ट टाइम काम कर रहा था। मैंने जियांग वान की फैमिली को वहां खाना खाते देखा। जियांग वान के ठीक बगल में एक बहुत ही गुड लुकिंग लड़का बैठा था। जब उनके पेरेंट्स बाथरूम गए तो मैंने उन्हें डिस्कस करते सुना कि वो लड़का समर ब्रेक में जियांग वान के साथ ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड जाएगा और जब वो वापस आएगी तो उनकी एंगेजमेंट हो जाएगी। मैं एडमिट करता हूं कि मुझे बहुत इंफीरियर फील हुआ। मैं घर गया और अपनी एप्लीकेशन बदल दी। फिर मैंने जियांग वान को टेक्स्ट किया कि मुझे किसी और से प्यार हो गया है और मैं उससे ब्रेकअप करना चाहता हूँ। फिर मैंने जियांग वान का सारा कॉन्टैक्ट इन्फो ब्लॉक कर दिया। किसी को नहीं पता चला कि मैं किस कॉलेज गया और मैंने जियांग वान से फिर कभी कुछ नहीं सुना। लियू रुयान ने गुस्से में पूछा, अगर उस दिन शिया जिनियन घर ना आती और रिपोर्टर्स ने तुम्हारी फोटोज न ली होती तो क्या मुझे कभी पता चलता कि तुम यंजिंग वापस आ चुके हो? उसका आवाज गुस्से से भरा था। क्या वो कोई और लड़की शिया जिनियन ही थी? मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जो रैंडम बहाना मैंने ब्रेकअप के सामने बनाया था उसे वो इतने समय तक याद रखेगी। मैंने अपना हाथ उसकी ग्रिप से जोर से छुड़ाया और कहा, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? मुझे याद है मैंने तुमसे पहले ही ब्रेकअप कर लिया था। लियू रुयान गुस्से में बोली, क्या मैं कोई कुट्टी हूं जिसे तुम जब चाहो पाल लो और जब चाहो ब्रेकअप कर लो? जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, विल्ला का गेट खुला और एक हैंडसम लड़का व्हाइट सूट पहने हुए बाहर आया।
वो लड़का सच में बहुत गुड लुकिंग था, बिल्कुल किसी फेरी टेल के प्रिंस की तरह। मैंने उसे पहले भी देखा था। ये वही लड़का था जो उस समय प्राइवेट रूम में लियू रुयान के साथ खाना खा रहा था। मुझे याद है दोनों के पेरेंट्स उनकी एंगेजमेंट करवाना चाहते थे। तो लियू रुयान का पहले से ही एक फियांसे है और फिर भी वो मुझे पेस्टर करने की कोशिश कर रही है। क्या सबको लगता है कि मैं बहुत ईजी हूँ बुली करने के लिए? वो लड़का बोला, टोंग जिंगचन, सिस्टर यान, आपने आखिरकार टोंग जिंगचन को ढूंढ ही लिया। वो लड़का बोलते ही बहुत एक्साइटेड हो गया। मैंने सोचा, सिस्टर यान, इस लड़के का लियू रुयान के साथ आखिर क्या रिश्ता है? लियू रुयान ने सर हिलाया और उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए इंट्रो करवाया। शिया जिक्शुआन, शिया फैमिली का यंग मास्टर, टोंग जिंगचन। इससे पहले कि लियू रुयान अपनी बात पूरी करती, शिया जिक्शुआन ने तुरंत उछलकर मेरी बांड पकड़ ली और बोला, क्या तुम जानते हो सिस्टर यान का बॉयफ्रेंड कौन है? मैं दांग रह गया। लियू रुयान ने एक्चुअली खुलाम सबको बता दिया था कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। शिया जीनियन बिल्कुल ठीक थी जब हम डेट कर रहे थे, फिर बिना किसी वजह के उसका एक रैंडम कार एक्सीडेंट हो गया। उसे लगा कि शिया फैमिली की हेड मिस्ट्रेस यूज यानी एक इललेजिटिमेट बेटी को हटा देना चाहती है, इसलिए उन्हें यह दिखाने के लिए कि ये इललेजिटिमेट बेटी उनके लिए कोई खतरा नहीं है, उसने अपनी इस बीमारी का नाटक शुरू कर दिया। लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने चेकअप्स, दवाइयों और बाकी चीजों के लिए पैसे तक बचाए थे। हर बार हजारों युआं खर्च होते थे और मुझे लगता था कि क्योंकि मैंने उसका बॉयफ्रेंड बनना एक्सेप्ट किया है तो मुझे उसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। चाहे उसे जो भी बीमारी हो, मैं उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन वो पूरे समय नाटक कर रही थी और अब उसे ओल्ड मास्टर शिया ने वापस बुलाया था, पर उसने लोगों से कहा कि मैं बस एक केयर गिवर हूँ। ये सोचकर मैंने थोड़ा गुस्से में लियू रुयान की तरफ देखा। मैं ये जानने के लिए डेस्परेट था कि क्या मैंने उस समय यूज गलत समझा था। शिया जिक्शुआन ने मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा, भले ही सिस्टर यान तुम्हें पसंद करती हो, लेकिन मैं वो फियांसे हूँ जिसे लियू फैमिली ने उसके लिए चुना है। अपने आप को देखो जरा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम आज की सिस्टर यान के लायक हो? वो अब वैसी उगली लड़की नहीं रही जो पहले थी, लेकिन तुम अभी भी वही बात-बुदार बारबेक्यू बेचने वाले हो। मैं हैरान रह गया और मैंने सबकॉन्शियस में अपना हाथ शिया जिक्शुआन की ग्रिप से खींच लिया, लेकिन शिया जिक्शुआन ने ऐसे एक्ट किया जैसे मैंने उसे बहुत जोर से धक्का दिया हो और वो सीधा जमीन पर अपने बट के बाल गिर गया। उस लड़के ने तुरंत एक मासूम चेहरा बनाया और पूछा, ब्रदर जिंगचन, आपने मुझे धक्का क्यों दिया? मैंने तुरंत लियू रुयान की तरफ देखा। ओ नो, नॉवेल्स वाला वही प्लॉट जहां एक मेल स्कीमर मुझे फ्रेम कर रहा है, मेरे साथ होने वाला है। मुझे लगा कि लियू रुयान डेफिनेटली शिया जिक्शुआन के लिए मुझ पर गुस्सा करेगी, लेकिन इसके बजाय लियू रुयान ने एक अजीब सी नजर से जमीन पर बैठे शिया जिक्शुआन को देखा और बोली, क्या तुम्हें लगता है मैं अंधी हूँ? जिंगचन ने तुम्हें टच तक नहीं किया। क्या तुम सीरियसली मेरे सामने ये एक्ट कर रहे हो? मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था कि मेरे घर मत आना। अब मेरे बॉयफ्रेंड के सामने क्या परफॉर्म कर रहे हो? ये कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और अंदर चली गई, उस शौक खड़े शिया जिक्शुआन को पीछे छोड़कर। लियू फैमिली का लिविंग रूम बहुत बड़ा था। अंदर के सर्वेंट्स सब अपना अपना काम कर रहे थे और किसी ने भी मुझ जैसे एक अनजान गेस्ट को दूसरी नजर नहीं डाली। लियू रुयान ने खुद मुझे एक ग्लास पानी दिया और बैठने को कहा। जिंगचन, मुझे बताओ, जो टेक्स्ट तुमने मुझे उस समय भेजा था वो फेक था ना? तुम्हें किसी और से प्यार नहीं हुआ था ना? मैंने कहा, हाँ और नहीं भी। वो टेक्स्ट फेक था, लेकिन मुझे बाद में किसी और से प्यार हो गया था। भले ही शिया जीनियन ने मुझे चेस किया था, मैंने 5 साल तक उसकी केयर की थी, तो मेरे अंदर उसके लिए फीलिंग्स थी। मैं अपनी किए से मुकार नहीं रहा हूँ, भले ही नतीजा गलत निकला हो। शिया जिक्शुआन एक्चुअली शिया जीनियन का यंगर हाफ ब्रदर है और लियू रुयान की उससे कभी एंगेजमेंट नहीं हुई थी। वो बस दोनों फैमिलीज के बड़ों की एक विशफुल थिंकिंग थी। सो मैं लियू फैमिली में रहकर लियू रुयान का पर्सनल शेफ बन गया। उसने मेरे लिए एक अलग रूम भी असाइन किया जो ठीक उसके रूम के बगल में था। मैं थोड़ा स्पीचलेस था। जब मैं रात को रूम में गया तब मुझे रियलाइज हुआ कि उस बड़े बेड पर एक ब्लैंकेट तक नहीं था। मैं बटलर के पास गया तो उसने सपाट चेहरे से कहा, आपके बारे में सब कुछ मिस खुद मैनेज करती हैं, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, आप उनसे ही पूछ लीजिए। मैंने हिम्मत की और लियू रुयान के दरवाजे पर नॉक किया। अंदर से कम इन की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला और अंदर गया। बेडरूम में लियू रुयान कहीं नहीं थी। बाथरूम से पानी चालने की आवाज आ रही थी। वो शावर ले रही थी और फिर भी मुझे अंदर आने को कहा। मैं अभी कहने ही वाला था कि मैं बाद में आऊंगा कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और लियू रुयान अपने गीले बालों के साथ पजामस में बाहर आई। बिल्कुल फ्रेश लग रही थी। मैं खुद को उसे 2-3 बार एक्स्ट्रा देखने से नहीं रोक पाया। ऐसा नहीं कि मैं कोई पर्व हूँ, उसका फिगर सच में बहुत ज्यादा अच्छा था। नाइट गाउन के नीचे उसकी लंबी और सुंदर लेग्स साफ दिख रही थी। उसकी कमर इतनी स्लिम थी कि आप हाथ में सामेट लो और उसका चेस्ट फिगर भी बहुत प्यारा था। सबसे मुश्किल बात यह थी कि वो जानबूझकर मुझे टीज कर रही थी, एक छोटी लोमड़ी की तरह सीधा मेरी आंखों में देख रही थी। मैं 20 साल से ज्यादा से जिंदा हूँ। मैं इस तरह के टेम्पटेशन को कैसे रेजिस्ट करता? मुझे तुरंत वहीं नोज ब्लीड हो गया। लियू रुयान चौंक गई। वो जल्दी से आई और मेरा चिन ऊपर उठाया ताकि मेरा सर पीछे हो सके। उसने मुझे बेड के एज पर बिठाया और नाक में डालने के लिए कुछ टिश्यूज दिए। फिर थोड़ा घिन के टोन में बोली, तुम इतने डरपोक क्यों हो? क्या तुम 5 साल तक शिया जीनियन के साथ नहीं रहे? तुमने ये पहले कभी नहीं देखा? मैंने बहुत रॉन्ग फील करते हुए जवाब दिया। उसने मुझे कभी टच तक नहीं करने दिया। मजेदार बात यह है कि शिया जीनियन ने मुझे पहले चेस किया था, लेकिन वो मुझे ऐसे गार्ड करती थी जैसे मैं कोई कोर हूँ। और जब उसे वो टर्मिनल इलनेस हुई तो मैं चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा रहूं, वो हमेशा मुझ पर कोल्ड और स्नैपी रहती थी।
इसके बजाय वो मेरे फ्लैटमेट जी बोडा के साथ एक्स्ट्रा स्वीट और अटेंटिव थी। जी बोडा सच में बहुत गुड लुकिंग है और एक 4S शॉप में सेल्स पर्सन का काम करता है। एक ऐसा समय था जब शिया जीनियन मुझे आधी रात के बाद मैसेजेस भेजती थी और मेरे लिए मिल्क टी ऑर्डर करने को कहती थी। एक छोटा कप 30 बक्स का आता था। बाद में मैंने वही मिल्क टी जी बोडा के वीचैट मोमेंट्स पर देखी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि शिया जीनियन ने वो उसके लिए ऑर्डर करवाई थी। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने अपना स्टॉल जल्दी बंद किया और घर आया तो देखा शिया जीनियन जी बोडा के बाहों में लिपटी हुई थी और दोनों गेम्स खेल रहे थे। मैंने जी बोडा को अलग खींचा और शिया जीनियन से पूछा, जब मैं तुम्हें टच करने की कोशिश करता हूं तो तुम मिलों दूर भागती हो, लेकिन ये तुम्हारे इतने क्लोज बैठ सकता है? आखिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, ये या मैं? शिया जीनियन ने अपनी नाक बंद की और बोली, जब भी तुम घर आते हो तुमसे कुकिंग ऑयल की बदबू आती है, तुम्हारे पास आना बहुत ग्रोस लगता है। जी बोडा ने भी कहा, गलत मत समझो ब्रदर जिंगचन, जीनियन और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैं उसे एक फीमेल ब्रो समझता हूँ, इसलिए हम इन छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते। उस सुबह मैंने बहुत देर तक शावर लिया। मैंने अपना स्टॉल बिजनेस पूरी तरह बंद करने का भी सोचा, लेकिन तभी शिया जीनियन का टेक्स्ट आया, इस महीने की मेडिकल फीस 7,000 युआन है, मुझे अभी ट्रांसफर करो। मेरा दिल ठंडा पड़ गया। मैंने पैसे ट्रांसफर नहीं किए तो उसने फिर टेक्स्ट किया, मुझे पता था तुम मुझे एक बहुत बड़ा बोझ समझते हो, तुम अब मेरे इलाज के पैसे नहीं देना चाहते। फाइन, मैं जाकर जान दे देती हूँ, ओके? मैं जल्दी से स्टॉल बांध करके जब घर भागा तो मैंने देखा शिया फैमिली के लोग यूजे लेने आए थे। वजह बहुत सिंपल थी, शिया फैमिली के अकलौते वारिस शिया मिंगजे को बोन कैंसर हो गया था और वो कम उम्र में ही चल बसा था। शिया जिक्शुन एक नंबर का गुड फॉर नथिंग था, जो कुछ नहीं कर सकता था। वो न सिर्फ बेवकूफ था बल्कि उसे बिजनेस मैनेजमेंट का बी भी नहीं पता था। इसलिए शिया जीनियन अब शिया फैमिली की आखिरी उम्मीद बन गई थी और ओल्ड मास्टर शिया यूजे अब बाहर ऐसी मुश्किल जिंदगी में नहीं छोड़ सकते थे। मुझे लगा ल्यू रुयान ये सब सुनकर मुझ पर हंसेगी, लेकिन इसके बजाय उसकी आंखों में मेरे लिए गहरा दर्द था। फिर उसने मुझे एक टाइट हग दिया और बोली, जिंगचन, मुझे बताओ तुमने इन सालों में क्या क्या झेला है। मैंने बताया कि इन सालों में बताने लायक कुछ खास नहीं है। मैंने अपना कॉलेज बदल दिया और रोंगचेंग चला गया, जो यानजिंग से सबसे दूर था। कॉलेज के सॉफ्टमोर ईयर में मेरी मुलाकात शिया जीनियन से हुई। वो एक सिंगल पेरेंट फैमिली से थी और यूज रहने के लिए महीने के सिर्फ 700 युआन मिलते थे। उसके सारे रूममेट्स डिजाइनर कपड़े पहनते थे और लग्जरी स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करते थे, जबकि वो अकेले 2 साल तक वही 80 युआन की ड्रेस पहनती रही। मैं उस समय पार्ट टाइम काम करना शुरू कर चुका था। न सिर्फ मैंने दादी से पैसे नहीं मांगे, बल्कि जो पैसे मैं बचाता था वो महीने दादी को भेज देता था। मैं बचपन में अबैंडन्ड था, मुझे नहीं पता मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन हैं। दादी ही इस दुनिया में मेरी अकलूटी फैमिली थी, लेकिन अचानक उनकी डेथ हो गई। जब वो कचरा चुन रही थी तो उन्हें एक कार ने हिट किया, हॉस्पिटल ले गए पर वो नहीं बची। जब मुझे ये न्यूज़ मिली तो मुझे लगा जैसे आसमान टूट पड़ा है। मैंने वादा किया था कि मैं दादी को एक सुकून की जिंदगी दूंगा और उस प्यारी दादी ने भी मुझसे वादा किया था कि वो 100 साल तक जिएगी। वो अपना वादा कैसे तोड़ सकती थी? वो शिया जीनियन ही थी जिसने लीव ली और मेरे साथ वापस आई। उसने दादी के फ्यूनरल के सारे अरेंजमेंट्स में मेरी हेल्प की और मुझे संभालने की हिम्मत दी। दादी की डेथ का कॉम्पेंसेशन 3 लाख युआन मिला था, जो मेरे बैंक कार्ड में ट्रांसफर हुआ। जब हम स्कूल वापस आए तो शिया जीनियन ने मुझे चेस करना शुरू किया। उस समय मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी बिल्कुल अंधेरी और होपलेस है। मैं बिना किसी वजह के रोने लगता था। हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे डिप्रेसिव टेंडेंसीज हैं। शिया जीनियन ने मेरे लिए रोज खाना लाना शुरू किया, मुझे जबरदस्ती क्लब एक्टिविटीज में ले जाती थी और मेरे लिए सरप्राइजेस प्लान करती थी। उसने मुझे धीरे धीरे उस अंधेरे से बाहर निकाला। इसलिए जब उसने कन्फेस किया तो मैंने हाँ कह दिया। लेकिन जिस साल हम ग्रेजुएट हुए, शिया जीनियन का एक्सीडेंट हो गया। जब वो हॉस्पिटल से चेकअप करवा के आई तो उसने कहा कि उसे एक टर्मिनल इलनेस है। मैं बहुत डर गया था कि कहीं वो भी दादी की तरह मुझे छोड़कर ना चली जाए। इसलिए मैंने एक साथ कई जॉब्स किए ताकि उसके इलाज के पैसे बचा सकूं। मेरा हमेशा से सपना था कि हमारा अपना एक घर हो। इसलिए जब उसकी कंडीशन थोड़ी ठीक हुई तो मैं यूज वापस यंजिंग ले आया, क्योंकि यहाँ दादी की ग्रेव पास थी। अगर शिया जीनियन की बीमारी ठीक नहीं होती और वो मार जाती तो मैं दादी की ग्रेव के बगल में एक बड़ा गड्ढा खोदता और हम दोनों उसमें एक साथ लेट जाते और खुद पर मिट्टी डाल देते। हम तीनों कभी अलग नहीं होते। लेकिन शिया जीनियन मारी नहीं और मुझे अभी भी पैसे कमाने के लिए दिन रात एक करना पड़ रहा था। कहानी तब बदली जब मेरा फ्लैटमेट जी बोडा रहने आया। वो मुझसे बिल्कुल अलग था। मैं बारबेक्यू स्टॉल चलाता था जहां हर वक्त धुआं रहता था और मुझसे कुकिंग फ्यूम्स की बदबू आती थी, जबकि जी बोडा काफी यंग था और यूज कपड़े पहनने और फैशन का अच्छा सेंस था। शिया जीनियन उसे पहली नजर में ही पसंद करने लगी। वो भूल गई कि वो एक बीमार लड़की है और उसका सामान शिफ्ट करने में बहुत ईगरली हेल्प करने लगी। पड़ोसी चेन वे हमेशा कहता था कि शिया जीनियन को कोई पार्ट टाइम जॉब करने दो, भले ही 2-3 हजार कमाए पर कुछ तो मदद होगी। देखो तुम कितने थक चुके हो। मैं सर हिला देता था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है।
चेन वे ताना मारता था कि अगर तबीयत खराब है तो जी बोड़ा का सामान उठाने में कैसे हेल्प कर रही थी, और पिछली बार जब तुम्हारी बारबेक्यू कार्ट बीच रास्ते में खराब हुई तो वो हेल्प करने क्यों नहीं आई। मैंने झूठ बोला कि मैंने उसे कॉल नहीं किया था, जबकि सच ये है कि मैंने उसे 1-2 नहीं पोरी 12 बार कॉल किया था, पर उसने एक भी आंसर नहीं किया। जब मैं घर गया तो पता चला जी बोड़ा का बर्थडे था। उसने दोस्तों को पार्टी पर बुलाया था और शिया जीनियन भी वहां एंजॉय कर रही थी। यहाँ तक कि उसने जी बोड़ा को 8,000 युआन से ज्यादा का एक ब्रेसलेट बर्थडे गिफ्ट में दिया था। जब मैं कॉल कर रहा था उसका फोन सोफा पर था और उसके दोस्त उसे टीज कर रहे थे कि वो खुद अपने हाथ से जी बोड़ा को वो ब्रेसलेट पहनाए। मुझे ये सब बाद में एक वीडियो के जरिए पता चला। मैंने एक बार शिया जीनियन से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ नाइट मार्केट चाल सकती हो ताकि कैश कलेक्ट करने में मदद हो सके। कभी कभी इतना रश होता है कि कुछ कस्टमर्स बिना पैसे दिए भाग जाते हैं। तुम्हें ज्यादा देर नहीं रुकना, बस सबसे बिजिएस्ट आवर्स में आ जाना। शिया जीनियन ने कोल्डली ताना मारा। अगर तुम मुझे सपोर्ट नहीं करना चाहते तो साफ बोल दो। कौन एक टर्मिनल इलनेस वाले पेशेंट को काम पर भेजता है। और सुनो, तुम सच में बेवकूफ हो। क्या तुम स्क्यूअर्स ग्रिल करने से पहले पैसे कलेक्ट नहीं कर सकते? फिर कोई बिना पैसे दिए नहीं भागेगा। एक बार एक टेबल पर कुछ लोग ड्रंक थे। उनमें से एक 20-22 साल की डिलिंक्वेंट लड़की ने अचानक पीछे से मेरी शर्ट उठाई और मेरी पीठ को टच किया। हम पुलिस स्टेशन पहुंचे तो होश में आने के बाद उस लड़की ने इंसिस्टेड किया कि वो बस मेरे पीछे से एक टिश्यू का पैकेट लेना चाहती थी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, अंकल अपने आप को देखो जरा, आप मुझसे 5 साल बड़े हो, मैं आपको क्यों मोलेस्ट करूंगी। तभी शिया जीनियन वहां आई। उसे लगा जैसे मेरी वजह से उसकी बहुत शर्मिंदगी हुई है और वो मुझे तुरंत वहां से खींच कर ले गई। घर पहुंचने पर जी बोड़ा ने भी कहा, ब्रदर जिंगचन, आपने शायद उस लड़की को गलत समझा। नॉर्मल गर्ल्स के पास बॉयफ्रेंड्स की कमी नहीं होती, और वैसे भी आपकी शर्ट से कुकिंग फ्यूम्स की बदबू आती है। कोई नॉर्मल लड़की आप में इंटरेस्टेड नहीं होगी। शिया जीनियन का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया और उसने मुझे बाथरूम में धक्का देकर कहा, जाओ पहले शावर लो। मैं साफ फील कर सकता था कि शिया जीनियन का एटीट्यूड मेरे लिए बदल चुका है। वो अब मुझे कॉलेज की तरह प्रोटेक्ट नहीं करती थी और उसने मेरे लिए कुछ भी करना बंद कर दिया था। मैं उसे अपनी आंखों के सामने बदलते देख रहा था, पर मैं उसे रोक नहीं पा रहा था। लियू रुयान को छोड़ने के बाद इन सालों में मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था, और जब मुझे पता चला कि लियू रुयान की शिया जिक्शुआन से एंगेजमेंट नहीं हुई थी तो मुझे लगा जैसे मैं ही वो गद्दर हूं जिसने ये सब दुख खुद पर बुलाए हैं। लियू रुयान ने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया और मेरी आंखों में देखते हुए बोली, ये गलत है। टोंग जिंगचन चाहे जिसे भी छोड़े, वो हमेशा अच्छी जिंदगी जी सकता है। वो किसी से इन्फीरियर नहीं है। चाहे वो हाई स्कूल वाला टोंग जिंगचन हो जो दादी की कचरा चुनने में हेल्प करता था, या वो टोंग जिंगचन जो गर्लफ्रेंड के इलाज के लिए स्टॉल चलाता था, वो हमेशा से ही डार्लिंग रहा है। उस इडियट शिया जीनियन को अंदाजा नहीं है कि वो कितना लकी थी। उसे एक दिन रियलाइज होगा कि उसने कितना कीमती इंसान खो दिया है। मैंने पूछा, क्या ये सच है? ये पहली बार था जब किसी ने मुझे दार्लिंग कहा था, और वो भी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने। मैंने पूछा, और तुम्हारा क्या? तुम जियांगवान से लियू रुयान कैसे बानी? लियू रुयान ने स्माइल किया और बताया, मेरी कहानी बहुत सिंपल है। जब मैं छोटी थी तो मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और कस्टडी मेरी मॉम को मिली, इसलिए मैंने मॉम का लास्ट नेम लिया। बाद में वो घूम फिर कर फिर एक साथ आ गए तो मैं लियू फैमिली में वापस आ गई और अपना नाम बदल लिया। मेरी नजर उसके चेहरे पर गई और मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसे जेंटली स्ट्रोक किया और पूछा, और तुम्हारा चेहरा? लियू रुयान ने कैजुअली एक फोटो निकाली और बताया, मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि मैं अपनी मॉम की तरह दिख सकूं जब वो यंग थी। ये बहुत सारी सर्जरीज और फिक्सेस का नतीजा है। कैसा लग रहा है? मैंने कहा, अच्छा है। ये तो बहुत से ज्यादा अच्छा है। ये लिटरली परफेक्ट है। मेरे सामने जो लियू रुयान थी और जो फोटो में थी, दोनों 70% से ज्यादा मैच कर रही थी। शायद वो असलियत में ऐसी ही दिखने वाली थी। जब से मैं लियू रुयान का प्राइवेट शेफ बना था, जो डिश मैं उसके लिए सबसे ज्यादा बनाता था वो थी स्वीट एंड सावर रिब्स। कई दिन हो गए थे और मैंने मेन्यू तक चेंज नहीं किया था। मैं इसे बनाने में इतना एक्सपर्ट हो चुका था कि आधे घंटे में तैयार कर देता था। मुझे महीने के 100 के सैलरी लेने में थोड़ा गिल्टी फील होता था, खासकर इसलिए क्योंकि जब भी वो घर आती थी मेरे लिए कुछ ना कुछ लाती थी। कभी वॉच, कभी फ्लावर्स, तो कभी ऑक्शन से खरीदे हुए एक्सपेंसिव एंटीक्स जो बहुत कीमती होते थे। अगर मैं नहीं लेता तो वो जबरदस्ती मेरे हाथ में थमा देती थी। जब ये 2 हफ्ते तक चलता रहा तो मैं आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और लियू रुयान के पास जाकर बोला, मैं एक्चुअली और भी डिशेस बना सकता हूँ, जैसे स्टीम्ड एग विद श्रिम्प, इंपीरियल टोफू, ब्रेज्ड हेयर टेल वगैरह। लियू रुयान स्टडी में झुककर पेपर वर्क हैंडल कर रही थी। जब उसने मुझे सुना तो उसने ऊपर देखा और बोली, अगर तुम सच में कुछ और करना चाहते हो तो मेरे साथ एक बैंक्वेट में चलो। मैंने शौक होकर खुद की तरफ इशारा किया। मैं? उसने हाँ में सर हिलाया तो मैंने अपनी भावें सिकोड़ी और कहा, मुझे नहीं लगता मैं ऐसी जगह के लिए अप्रोप्रिएट लगूंगा। लियू रुयान तुरंत उठी, मुझे बाहर खींचा और बोली, ऐसा किसने कहा? हर किसी का एक ग्लैमरस साइड होता है, बस उसे बाहर निकलने के लिए पैसे की जरूरी होती है। लियू रुयान मुझे मेकओवर के लिए ले गई और नए कपड़े दिलवाए।
मेरा पूरा लुक बदल गया और मैं काफी हैंडसम और ट्रेंडी लग रहा था। मुझे पता चला कि हम बेइजिंग की 1 सेंचुरी ओल्ड एलीट फैमिली के ओल्ड मैन टोंग की 70th बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। वहां मेरी मुलाकात अचानक शिया जिनियन से हो गई। उसके बगल में जी बोडा नहीं बल्कि उसका यंगर ब्रदर शिया जिक्शुआन खड़ा था। जब शिया जिक्शुआन ने मुझे लियू रुयान की बाण पकड़े देखा तो उसकी आंखों से गुस्सा निकलने लगा और शिया जिनियन का हाल तो और बुरा था। वो मुझे एक शॉक लुक के साथ घूर रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने उसे देखा था जब शिया फैमिली उसे लेने आई थी। पिछली बार एक्सपोज होने के बाद शिया जिक्शुआन ने नाटक करना बंद कर दिया था और ताना मारते हुए बोला, सिस्टर यान, क्या आप सच में मुझे छोड़कर इस बारबेक्यू बेचने वाले के साथ रह रही हैं? मैं इससे कहीं ज्यादा नोबल हूँ, ये आपको क्या ही दे सकता है? लियू रुयान ने स्माइल किया और पूछा, तुम 24 साल के हो ना? अब तक क्या तुमने खुद के दाम पर एक भी सेंट कमाया है? क्या तुम्हारी सो कॉल्ड नोबिलिटी बस तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड है? शिया जिक्शुआन का चेहरा गुस्से से ऐंठ गया। उसने कहा, एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड होना एक एडवांटेज है, राइट? लियू रुयान ने सर हिलाया। हाँ, एडवांटेज है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम बाकी सबसे खुद को बेहतर समझो। शिया जिक्शुआन तुरंत स्पीचलेस हो गया। इसके बजाय शिया जिनियन ने मुझे कोल्डली घूरा और बोली, टोंग जिंगचन, कोई हैरानी नहीं कि तुम मुझसे माफी मांगने नहीं आए। तुमने एक और हॉट और अमीर गर्लफ्रेंड ढूंढ ली, हाँ? लेकिन तुम्हें शायद पता नहीं है कि इसने बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। ये पहले 1 नंबर की उगली फ्रीक थी। तुम एक उगली फ्रीक के साथ रहना क्यों पसंद कर रहे हो बजाय मेरे सामने गिड़गिड़ाने के? मैंने स्नीयर किया और कहा, क्योंकि वो मुझे एक पर्सनल केयर टेकर की तरह ट्रीट नहीं करती। शिया जिनियन 1 सेकंड के लिए सुन रह गई और फिर बोली, तुम बस इतने के ही लायक हो। मैंने फर्मली सर हिलाया। हाँ राइट, मैं बस इतने के ही लायक हूँ। शिया जिनियन गुस्से में अपने दांत पीसने लगी। उसने अपने हाथ का वाइन ग्लास लगभग तोड़ ही दिया था। शिया जिक्शुआन ने अपनी बाहें सिकोड़े हुए घमंड से कहा, टोंग जिंगचन, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है। जब तक मेरी सिस्टर आज ओल्ड मैन टोंग की ग्रैंड डॉटर के साथ अच्छे टर्म्स में आ जाएगी, हमारी शिया फैमिली बेजिंग के एलीट सर्कल में सबसे रिचेस्ट बन जाएगी। इस पॉइंट पर जो लोग हमारी फैमिली में शादी करना चाहते हैं उनकी लाइन लग जाएगी और तुम तो मेरी सिस्टर के जूतों के फीते बांधने के लायक भी नहीं हो। शिया जिक्शुआन ने यह बात मुझे और लियू रुयान दोनों को सुनाने के लिए कही थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड तरह से लियू रुयान जोर से हंसने लगी और बोली, शिया मिंगजे मार चुका है और शिया फैमिली तुम दोनों इडियट्स के हाथ में है। ये डेफिनेटली डूबने वाली है। शिया जिक्शुआन गुस्से में बोला, तुम्हारा क्या मतलब है? लियू रुयान ने कंधे उचकाए, वही जो तुमने सुना, और फिर उन्हें कंप्लीटली इग्नोर करके मुझे बैंक्वेट हॉल के अंदर ले गई। फिर कुछ सोशलाइट्स जो लियू रुयान को जानते थे, उन्होंने आकर यूज ही किया और भीड़ ने उसे घेर लिया और कैजुअली पूछा, मिस लियू, आपके बगल में खड़े इस जेंटलमैन के साथ आपका क्या रिश्ता है? मुझे लगा लियू रुयान शिया जिनियन की तरह मुझसे दूरी बना लेगी, लेकिन उसने सबके सामने मेरी तरफ देखा और खुलाम मेरी बाण में अपनी बाण डालकर बोली, ये मेरा पहला क्रश है और वो लड़का जिसे मैं चेस करने की कोशिश कर रही हूँ। सब ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ओह माय गॉड, मिस लियू, क्या कोई ऐसा भी है जिसे आप जीत नहीं सकती? मैंने लो वॉइस में उससे पूछा, तुम मुझे कब से चेस कर रही हो? लियू रुयान ने मुझे एक हेल्पलेस ग्लांस दिया और मुझे अचानक रियलाइज हुआ कि जो सामान वो रोज मेरे लिए लाती थी और जो एक्सपेंसिव ट्रिंकेट्स देती थी, वो सब मुझे फिर से चेस करने का ही तरीका था। तभी बर्थडे ऑनरी ओल्ड मैन टोंग अंदर आए। लियू रुयान मुझे उनके पास गिफ्ट देने के लिए ले गई। गिफ्ट लियू रुयान ने चुना था, पर उन्हें इन पर्सन मैंने हैंड ओवर किया। जैसे ही ओल्ड मैन टोंग ने मुझे देखा, वो किसी वजह से थोड़े डेज लगने लगे और उनकी बाण पकड़े जो वुमन थी, वो भी मेरे चेहरे को एक अजीब एक्सप्रेशन से देखने लगी। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? मैंने अपना सर उठाया और उनकी आंखों में देखकर बोला, मेरा नाम टोंग जिंगचन है। मेरे कोई पेरेंट्स नहीं हैं, मैं एक ऑर्फन हूँ। ओल्ड मैन टोंग का पूरा शरीर झटका खा गया। तभी शिया जिक्शुआन आगे आया और जोर से बोला, ग्रैंडपा टोंग, आपको शायद नहीं पता ना, ये एक ऑर्फन है और नाइट मार्केट में स्क्यूअर्स बेचता था। ये अभी बस इसलिए अच्छा दिख रहा है क्योंकि इसने सिस्टर यान को फंसा रखा है। जैसे ही उसने ये कहा, सब लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे, जैसे मैं कोई केप्ट मार्द हूं जो एक औरत के दाम पर सोशल लैडर पर चढ़ा है। लियू रुयान तुरंत आगे आई और मुझे शील्ड करने के लिए मेरे सामने फर्मली खड़ी हो गई और बोली, ग्रैंडपा टोंग, शिया जिक्शुआन की बकवास मत सुनिए। जिंगचन ने नाइट मार्केट में स्क्यूअर्स बेचे हैं, पर उसने सारे पैसे अपनी एबिलिटी से कमाए हैं। मुझे नहीं लगता इसमें शर्मिंदगी की कोई बात है। ओल्ड मैन टोंग ने अग्रीमेंट में सर हिलाया और फिर किसी को एक फोटो लेने को कहा। वो एक 4-5 साल के छोटे लड़के की फोटो थी। क्या तुम इसे जानते हो? मैं वहीं फ्रीज हो गया। फोटो में जो बचा था वो बिल्कुल मेरे बचपन जैसा लग रहा था। मेरे घर पर एक पुराना फोटो एल्बम है जिसमें दादी ने मेरे मिलने के बाद से हर साल मेरी फोटोज खींची थी, ताकि जब मैं बड़ा हूं तो मेरे पास सुवनीर्स रहें। मुझे एक इंस्टेंट में समझ आ गया कि क्या चल रहा है। मैंने डिसबिलीफ में ओल्ड मैन टोंग की तरफ देखा। उन्होंने कहा, ये मेरा सबसे छोटा पोता था जिसे ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने किडनैप कर लिया था। हमने बहुत ढूंढा पर कोई सुराग नहीं मिला। आज जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा तुम बिल्कुल उसके जैसे लगते हो। बोलते बोलते उनकी आवाज कांपने लगी। मैंने कहा, ये लड़का बिल्कुल मेरी उस फोटो जैसा दिखता है जब मैं 5 साल का था। और ये कहते हुए मैंने अपने फोन में सेव्ड अपनी असली बचपन की फोटो उन्हें दिखाई। ओल्ड मैन टोंग ने देखते ही एक गहरी सांस ली, लेकिन उन्होंने तुरंत मेरी आइडेंटिटी कंफर्म नहीं की। उन्होंने पूछा, क्या तुम माइंड करोगे अगर मैं पैटर्निटी टेस्ट के लिए तुम्हारा एक बाल का स्ट्रैंड ले लूं? मैंने हाँ में सर हिलाया। मैं भी जानना चाहता था कि क्या इस दुनिया में मेरा कोई ब्लड रिलेटिव बचा है।
ओल्ड मैन टोंग ने मेरा एक बाल निकाला और अपने असिस्टेंट को थमा दिया और कहा, जल्दी करो, इस टेस्ट को प्रायोरिटी दो। बर्थडे फीस्ट अब एक फैमिली रिकॉग्निशन फीस्ट में बदल चुकी थी। वहां मौजूद सबके चेहरों पर अलग अलग एक्सप्रेशंस थे, खासकर शिया जीनियन जो अपने वाइन ग्लास को इतना टाइट पकड़े हुई थी कि वो मुझसे ज्यादा नर्वस लग रही थी। बहुत देर बाद ओल्ड मैन टोंग का फोन बजा। उनका असिस्टेंट था जो बहुत खुश आवाज में बोला, ओल्ड सर, टेस्ट रिजल्ट्स आ गए हैं। मिस्टर टोंग जिंगचन और यंग मास्टर टोंग के बीच का बायोलॉजिकल रिलेशन पूरी 99.9% है। जैसे ही ये शब्द कहे गए, ओल्ड मैन टोंग का फोन जमीन पर गिर गया और उनके बगल में खड़ी वुमन ने तुरंत आकर मुझे गेल से लगा लिया और रोते हुए मुझे छोटा भाई बुलाने लगी। शिया जिक्शुन का चेहरा पूरा पीला पड़ गया। ये कैसे पॉसिबल है? वो तो बस एक स्क्यूअर वेंडर है। वो टोंग फैमिली का खोया हुआ सबसे छोटा बेटा कैसे हो सकता है? सिस, कुछ बोलो, अब हम क्या करें? शिया जीनियन का वाइन ग्लास एक बैंग के साथ टूट गया और कांच के टुकड़ों ने उसके हाथ को कट कर दिया, जिससे खून निकलने लगा। टोंग फैमिली ने मेरे लिए एक ग्रैंड रिकॉग्निशन सेरेमनी रखी और लियू रुयान के साथ मेरी एंगेजमेंट का भी अनाउंसमेंट किया। किसे पता था कि एंगेजमेंट की ठीक पहली रात को शिया जीनियन ने मुझे किडनैप करवा लिया और शिया ग्रुप की बिल्डिंग के रूफटॉप पर ले गई। उसने मेरी आंखों से पट्टी हटाई, मेरे पैरों को पकड़ा और एक क्रेजी एक्सप्रेशन के साथ ऊपर देखते हुए बोली, जिंगचन, लियू रुयान से शादी मत करो। वो तुम्हारी असली आइडेंटिटी पहले से जानती थी। वो तुमसे बस इसलिए शादी करना चाहती है क्योंकि उसे उन बेनिफिट्स की जरूरत है जो तुम्हारी आइडेंटिटी ला सकती है, वरना वो तुम्हें बैंक्वेट में क्यों ले जाती? वो तुम्हें खुद ओल्ड मैन टोंग के सामने क्यों पुश करती? मैं हंसा और कहा, अगर मेरी आइडेंटिटी यूज बेनिफिट्स दे सकती है तो मुझे यूज वो देने में बहुत खुशी होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी तो मैं तुम्हें प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह तैयार था। शिया जीनियन बहुत देर तक सुन रही और फिर डिसबिलीफ में बोली, तुम माइंड नहीं करते कि वो तुम्हें अल्टीरियर मोटिव्स के साथ प्यार करती है? मैंने रिटॉर्ट किया, क्या तुम्हारा कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है जब तुमने मुझे चेस किया था? वो 3 लाख युआं का कंपेंसेशन मनी। कॉलेज में शिया जीनियन को लगता था कि मुझे डेट करने से उसकी मुश्किलें कम हो जाएंगी, पर अफसोस की बात है, भले ही मैंने उसका बॉयफ्रेंड बनना एक्सेप्ट किया, पर चाहे जितनी भी मुश्किल आई, मैंने उस पैसे को कभी हाथ नहीं लगाया क्योंकि मेरे लिए वो पैसा मेरी दादी की लाइफ लेने था। शिया जीनियन जमीन पर गिर गई। तभी लियू रुयान पुलिस के साथ ठीक समय पर पहुंच गई। पता चला कि शिया मिंगजे के मारने के बाद उसकी माँ जानती थी कि ओल्ड मास्टर शिया जीनियन को वापस ले आएंगे। वो नहीं चाहती थी कि जो एम्पायर उन्होंने और उनके पति ने खड़ा किया है वो एक इलेजिटिमेट बेटी के हाथ में जाए, इसलिए उसने सीक्रेटली शिया ग्रुप को शॉर्ट सेल किया और सारा पैसा लेकर अब्रॉड भाग गई। शिया जिक्शुन इतना बेवकूफ था कि वो उसके प्लान्स में साथ नहीं दे पाया। वो यू से अपने साथ ले जाना चाहती थी, पर उसे लगा कि शिया फैमिली के पास अभी भी बिलियंस के एसेट्स हैं और उसने अपनी माँ के साथ अब्रॉड जाकर सफर करने से मना कर दिया। शिया ग्रुप अब एक खाली शेल बन चुका था। शिया जीनियन के वापस आने के बाद ओल्ड मास्टर शिया को उम्मीद थी कि वो इसे संभालेगी, पर उसने ग्रेजुएशन के बाद एक दिन भी काम नहीं किया था, इसलिए उसके दिमाग में टोंग फैमिली में शादी करने का आइडिया आया। जब मेरी असली आइडेंटिटी एक्सपोज हुई तो उसकी शादी की उम्मीद पूरी तरह टूट गई। इस बात को एक्सेप्ट ना करते हुए उसने मुझे किडनैप किया ताकि वो मेरे सामने लियू रुयान के रियल इंटेंशंस को ला सके और मैं अपना माइंड बदल लूं। लेकिन मेरे शब्दों ने उस पर एक बिजली की तरह असर किया। वो बिलीव नहीं कर पा रही थी कि मैं किसी को इतना अनरिजर्वडली पूरे दिल से प्यार कर सकता हूँ, लेकिन उसने डेज में याद किया कि मैंने पहले उस भी बिल्कुल वैसे ही अनरिजर्वडली प्यार किया था। वो शिया ग्रुप को बचाने से बस एक कदम दूर थी। एक गहरा पछतावा उसके अंदर भर गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे आखिरकार रियलाइज हुआ कि उसने क्या खोया है। जब पुलिस यूज ले जा रही थी तो वो बार बार बोल रही थी, जिंगचन, आई एम सॉरी जिंगचन। पता चला उसने जो खोया था वो वही चमकता तारा था जो बचपन से उस पर चमक रहा था। लियू रुयान ने नीचे झुककर मेरी रस्सी खोली और जेंटली मेरे चेहरे को टच किया। उसका दिल मेरे लिए रो रहा था। उसने कहा, जिंगचन, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारी असली आइडेंटिटी के बारे में पहले से नहीं पता था। ये तब हुआ जब तुमने मुझे बताया कि तुम्हारी दादी गुजार गई हैं और तुम इस दुनिया में अकेले हो। तब मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हारी फैमिली को ढूंढने में हेल्प करूंगी। ओल्ड मास्टर टोंग के बैंक्वेट से 1 घंटे पहले जब तुम स्टडी में आए पॉलिटिकल सामान लेकर, तो जो मेरे हाथ में था वो तुम्हारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन थी। मैंने तुम्हारी फैमिली ढूंढने में हेल्प की अपने बेनिफिट के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि तुम्हें और भी लोग मिलें जो तुम्हें केयर और प्यार करें। मैंने यूजे अपनी बाहों में टाइटली खींचा और उसकी आईब्रोज के बीच में किस करते हुई कहा, मुझे पता है, मैं ये सब जानता हूँ। अगर उसे मैरिज अलायंस ही चाहिए होता तो मेरे जाने के बाद वो कब का शिया जिक्शुन से शादी कर लेती। आखिरकार शिया फैमिली इस समय अपने पीक पर थी। वो मेरा वेट क्यों करती? मैंने वो सारी बातें पहले बस शिया जीनियन का दिल तोड़ने के लिए कही थी। किसने यूज कहा था कि वो सबके सामने मुझे बस एक केयर गिवर बुलाए? अब वो अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए एक गहरे गिल्ट्स के साथ जिएगी। मैं शार्ट लगा सकता हूँ कि जब भी वो किसी दूसरे मर्द से मिलेगी तो वो सीक्रेटली उसकी तुलना मुझसे करेगी। अगर वो मर्द उसे वैसे अनरिजर्वडली प्यार नहीं कर पाया जैसे मैंने किया था, तो वो हमेशा एक एंडलेस सेल्फ डाउट में फंसी रहेगी। वो अपनी पूरी जिंदगी कभी सुकून से नहीं जी पाएगी और हमारे बीच के सारे हिसाब किताब अब बराबर हो चुके हैं।
हमारी वेडिंग के दिन मैंने एक कस्टम मेड सूट पहना था। मेरे लव्ड वंस मेरे साथ थे और मैं अपने कदम बढ़ा रहा था अपनी खुशी से मिलने के लिए। रेड कारपेट के एंड पर व्हाइट वेडिंग गाउन में स्लिम और ग्रेसफुल ल्यू रुयान मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में मेरे लिए पूरा प्यार था। उसी वक्त शिया जिनियन का वर्डिक्ट भी अनाउंस हुआ। किडनैपिंग में इन्वॉल्वमेंट के लिए यूसपोरी 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। वेडिंग हॉल की बेल्स और जज का गैवल बिल्कुल एक ही समय पर गंजे। उस दिन के बाद से मैं एक गर्म धूप की तरफ बढ़ गया, जबकि वो सीधा हेल की तरफ चली गई।